सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, कोई भी पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे बेसिकली मैटर क्या होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे वो किसी भी चीज से रिएक्ट करता है, और ऐसे ही नॉन मेटल किस किस चीजों से रिएक्ट करता है, किस किस चीजों से नहीं करता, वही सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर डालो अभी का अभी। चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा, बाकी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल होता क्या है। देखो ध्यान से, पहले मेटल के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें बेसिक ही नहीं समझ में आएगा कि वो क्या होता है, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी चीज पे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। पहली बार आप 10th क्लास पढ़ रहे हो तो उस समय तो आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मेटल वर्ड की बात करते हैं। मेटल यानी कि एक केमिस्ट्री का वर्ड है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से चीजें किस किस से रिएक्ट कर सकता है और किस किस चीजों के साथ बॉन्ड बना सकता है, एग्जाम्पल वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल होते क्या है। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यानी कि जब आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, जहां पे आपने क्या करा था कि ये न्यूक्लियस था और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सेल्स बने थे, तो आपने देखा था वहां पे इलेक्ट्रॉन रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, यानी कि उसके जो लास्ट सेल है, क्या है बच्चों? लास्ट सेल है, उसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो वो डोनेट करेगा। और अगर डोनेट करेगा तो वो सीधे सीधे क्या कहला जाएगा कि वो मेटल है। सबसे आसान भाषा। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ऐसे बहुत सारे मेटल्स आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में सुने होंगे। सबसे पहले आता है लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है कि जितने भी मेटल होते हैं, अगर आप उनके सरफेस को कट करोगे तो आप देखोगे उसका सरफेस जो होगा वो शाइनिंग होगा, चमकदार होगा, ठीक है। हार्डनेस की बात करते हैं, मेटल जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम उसको नाइफ से कट किया जाए ऐसे करके तो वो कट जाएगा। ये तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगी। ऐसे ही मेनली जो होते हैं सॉलिड में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो मेटल है लेकिन लिक्विड में पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता। मेलेबिलिटी का मतलब समझिए। मेलेबिलिटी का मतलब होता है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत ज्यादा मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको हम बहुत ज्यादा खींच के वायर वगैरह बना सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लंबी, ठीक है। जितने भी मेटल होते हैं, डक्टाइल की बात करते हैं, ठीक है, पीट के इनको सीट बनाया जा सकता है, ठीक है। मेटल को जितना ज्यादा आप पीटोगे उतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सीटें बन सकती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है और हीट भी पास हो जाता है, इसीलिए कहते हैं करंट भी लग जाता है और गर्म भी हो जाता है, पार्टिकल ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन लेड की बात करें और मरकरी की बात करें तो ये दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, मतलब इनके अंदर से हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर ये एक्सेप्शनल केस है। सोनोरस का मतलब होता है कि इनको पीटने से आवाज आता है, और इन बेसिक इन नेचर, और जो इनका नेचर होता है, अगर हम एसिड बेसिस सॉल्ट की बात करें तो ये उन लोग होते हैं बेसिस की तरह, मतलब एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं। तो ये था सारा का सारा मतलब कि मेटल होता क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नॉन मेटल की क्या क्या खासियत है। जो मेटल की थी उसी का अपोजिट कर दो तो नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, जितने भी नॉन मेटल होंगे वो सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। पिछली बार इलेक्ट्रॉन डोनर था, इस बार क्या है? एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों, क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो कितने रहेंगे? 5, 6 और 7। तभी तो वो इलेक्ट्रॉन कॉल लेंगे ताकि वो क्या कर सके? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकें, बस इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये लस्टर नहीं होते, जनरली सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ डायमंड एक ऐसा है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्डेस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड पाया जाता है, लेकिन है ये बच्चों नॉन मेटल, ये बात याद रखना, ठीक है। सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं,
बस ब्रोमाइन को छोड़कर नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। जितना भी हमने चीजें मेटल में पढ़ा था, जितनी भी चीजें मेटल में पढ़ी थी, उसका अपोजिट कर दो, आपको सारा नॉन मेटल मिल जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बस एक ग्रेफाइट होता है जो कि है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है आराम से। उसके बाद देखो इनकी डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ये सोनरस भी नहीं होते, लेकिन ये एसिडिक होते हैं। याद रखना, जितने भी नॉन मेटल हैं वो एसिडिक रहेंगे और जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे बेसिक रहेंगे। ये आगे चल के भी इस्तेमाल होगा, तभी बताता हूँ आपको, ठीक है। फिजिकल की तो बात हो गई कि अपीयरेंस कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली केमिकली तरीके से अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, यानी कि हमने एक तरफ तो मेटल लिया और दूसरी तरफ हमने क्या लिया बच्चों, एयर लिया। हवा में किसी भी मेटल को छोड़ दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा, वही चेक करने वाले हैं, उसी को केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। सबसे पहले जितने भी मेटल होंगे कंबाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और बना लेंगे मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बना देंगे। जैसे कि हवा में आपके जानते हो कि क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है बच्चों, ऑक्सीजन। तो हमने कोई भी मेटल लिया उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि कॉपर लेते हैं हम, कॉपर में हमने ऑक्सीजन मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारा, CuO बन गया, यानी कि इसका पूरा नाम क्या रहेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। ऐसे ही देखो एल्युमिनियम है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यानी कि जब भी आप इसको ओपनली एयर में छोड़ोगे तो ये ऑक्साइड बना लेगा। ये पहला रिएक्शन है, आपको याद रखना है। कुछ कुछ और केसेस देखिए, जैसे कि Na हो गया और K हो गया, मतलब सोडियम और पोटेशियम हो गया, ये इतने जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी जल जाएंगे, अपने आप ही जल जाएंगे। इसीलिए इनको रखा जाता है केरोसिन के अंदर। कारण क्या है केरोसिन के अंदर रखने का, ताकि ये इजिली एयर से कांटेक्ट ना कर सके, हवा से कांटेक्ट ना कर सके। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पानी में भी तो रख सकते हैं, लेकिन बच्चों पानी में हम इसलिए नहीं रख सकते, पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है, वो फिर से कैच कर लेगा और ऑक्साइड बना लेगा या फिर कैच फायर कर लेगा। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड की बात करेंगे, कन्वर्टेड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि अगर इन सब चीजों की बात करें तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की हल्की सी लेयर आ जाती है जो इसको बाद में खराब होने से भी बचाती है। आयरन की बात करेंगे, आयरन में ऐसा नहीं होता, डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न। मतलब अगर हम लोहे की बात करें तो वो तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर उसकी फीलिंग्स की बात करेंगे तो वो तुरंत तुरंत जल जाएगा, ठीक है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर को अगर हवा में रखा जाए तो वो जलेगा तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, जो अभी हमने CuO लिखा था। तो पहला रिएक्शन तो ये था, मेरे हिसाब से आपको समझ आया है। लाइक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इसको हम इंपोर्टेंट मान लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिकली ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि सीधा साधा एक आंसर याद रखना आपको कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड है, चाहे वो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, अगर वो रिएक्ट कर रहा है एसिड या फिर बेस के साथ, तो HCl लिया है हमने, जो कि क्या है बच्चों, एक एसिड है। हमने ये लिया मेटल ऑक्साइड, क्या लिया है बच्चों, मेटल ऑक्साइड, और उसके साथ हमने रिएक्शन कराया एसिड के साथ, तो हमने क्या देखा कि Al2O3 बना, यानी कि उसके साथ क्या बना, एक सॉल्ट बन रहा है और प्लस में वाटर बन रहा है। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से अगर बेस के साथ किया जाए, ये अपना बेस हो गया बच्चों, NaOH बेस होता है, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, तो बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जितने भी मोस्ट मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ज्यादातर जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब इनसॉल्युबल रहेंगे वाटर में, लेकिन कुछ कुछ केसेस को छोड़कर बर्दीस डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, लेकिन जितने भी घुल जाते हैं, घुलने के बाद वो क्या बना लेते हैं, एल्कलीज बना लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल याद रखिए,
सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। यानी कि एक एग्जांपल आपको याद रख के चलना है कि कभी भी अगर हम सोडियम ऑक्साइड लें या पोटेशियम ऑक्साइड लें, जब भी उनको हम पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एल्कली बना लेगा। तो या आपको बस इन सब में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है बच्चों कि हम कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं तो उस समय उसका एक एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए या फिर उसका एक एक्सेप्शनल केस हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, इस बार हमने उसका रिएक्शन कराया है मेटल और वाटर का। पिछली बार देखो आप लोगों ने मेटल का और एयर का कराया था, इस बार वाटर के साथ करा रहे हैं, मतलब पानी में डाल दिया जाए मेटल को। अब सब लोग समझ गए होंगे कि कोई भी मेटल को पानी में डालोगे तो क्या होगा, समझ गए ना बच्चा लोग? चलो सब ऐसे। जब पिछली बार मैंने आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि हम पानी में भी नहीं रख सकते, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगा। तो फिर से वही होगा भाई, मेटल था उसको पानी में लिया गया, पानी अपना H2O होता है, और जैसे ही उसको मिलाया गया मेटेलिक ऑक्साइड बना लिया, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस परमानेंटली रिलीज कर देगा। और अगर मेटालिक ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाए तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। इसी को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने एक सोडियम लिया जो कि मेटल है, उसको पानी में मिला दिया गया। किस में मिला दिया गया बच्चों? पानी में। तो क्या बना? NaOH बन गया, उसके साथ में वाटर रिलीज हुआ और कुछ हीट निकला। ऐसे ही मैंने Ca और H2O को मिला दिया, मतलब कि पानी में हमने Ca को मिलाया तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम वाले केस में भी देखो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, एल्युमिनियम, आयरन, सबके केस में यही सेम चीजें बनेगी। एक मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो बस आपको इतना सब कुछ अगर नहीं याद हो रहा तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कभी भी मैंने मेटल लिया, कोई सा भी मेटल लिया, उसको पानी में मिलाते ही मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फिक्स निकलेगा। हाइड्रोजन गैस को लिख लीजिएगा, जितना बचेगा बाकी सारा इसमें डाल दीजिएगा, अपने आप मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर हम उसको एसिड के साथ मिला दिया जाए। किसके साथ मिला रहे हैं बच्चों इस बार? वेरी गुड, एसिड के साथ। बोलते रहा करो ना तो तुमको जल्दी समझ में आएगा। सिर्फ देखने से और पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता, अपने मुंह से बोलना भी पड़ता है बच्चों। और पेन जो ले रखे हो ना उससे लिखते भी रहा करो, नोट्स यही है, पेपर में यही आएगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करे रहना। बाकी आपको वीडियो देखने में समझ आ ही रहा होगा कि सारे चैप्टर्स हमारे प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे देखो, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। अब फिर से वही होगा, मेटल लिया, डाइल्यूट एसिड लिया। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों? डाइल्यूट एसिड लिया, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे CuAgHg, ये सब के सब रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, तो इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। है तो मेटल लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। आयरन की बात करा, HCl है जो कि हमारा एक एसिड है, आयरन का एसिड के साथ हमने रिएक्ट करा, बोले तो मेटल, मेटल प्लस एसिड है, तो FeCl2 बना रहा है और एक क्या बना रहा है? H2। यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस लिख लेना है, बाकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से हटा दो, क्या बना? FeCl बना, FeCl बना, और 2 Cl था, 2 Cl लगा दिया। H2 हटाने के बाद जितनी भी चीजें बचे उसको लिख दीजिए, वही आपका बच्चा लोग क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम वाले में देखिए, मैग्नीशियम का एक सॉल्ट बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके साथ साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। जिंक वाले केस में भी यही था कि जैसे ही हमने जिंक को HCl के साथ मिलाया, जिंक क्लोराइड बना, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये बच्चा लोग हाइड्रोजन गैस फिक्स है, इसी को हम बाय प्रोडक्ट बोल देते हैं। अगर मान के चलो किसी मेटल का रिएक्शन हो रहा है किसी अदर सॉल्यूशन के साथ, मतलब कोई भी मेटल का सॉल्ट दे रखा है, एक मेटल का सॉल्ट दे रखा है, उसके साथ आप किसी मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? देखो, मेटल ले लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है B का, जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो सॉल्ट सॉल्यूशन A का बनेगा और मेटल B अलग हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे FeCuSO4 था, FeSO4 बना और Cu अलग हो गया, ये Fe गया यहाँ पे अटैक करा और Cu को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। तो इसको आप अपने फर्स्ट चैप्टर से अगर चेक करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। चलो याद तो है कॉन्सेप्ट आपको। ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, अभी मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होता है तो कैसे होता है, कौन किसको धक्का दे सकता है, कोई ताकतवर ही तो किसी को हटा सकता है, वरना बिना ताकतवर लोगों को तो कोई भी हटा सकता है। कब हटा सकता है, जब उसके पास, सामने वाले के पास ताकत रहेगी। आपको अगर किसी को हटा के फेंकना है तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़िए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो होता है बच्चों पोटेशियम। ये इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं और ये इनके एलिमेंट्स के नेम होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, और उसके बाद एक मिस्टेक है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा इसको हटाकर, ये हो गया आपका आयरन हो गया, और लेड की जगह पे यहाँ पे लिख लीजिएगा लेड, और ये लिख लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। कॉपर है, मरकरी है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। याद करने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे आप इसके नाम पे क्या से याद कर सकते हो, यहाँ पे नाथ, काली नाथ का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता, पकाता है, फीके पकाता है, क्यों, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा क्यों। उसके बाद इनको याद करने के लिए MSG बोले तो मैसेज, MSG, तो ऐसे याद कर सकते हो, कालीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, मैसेज कर दो बस। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। याद रखना जो सबसे नीचे है वो सबसे लेस रिएक्टिव है। गोल्ड को इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी आएगा और हटा के फेंक देगा और उसकी जगह पे अपने आ जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको याद होनी चाहिए और आनी भी चाहिए। उसके बाद देखिए, कभी भी अगर रिएक्शन हो रहा था, अभी जितने भी मेटल का हो रहा था रिएक्शन, वो किसी और के साथ हो रहा था, अब इस बार मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ ही हो जाए। कभी भी मेटल और नॉन मेटल दोनों का रिएक्शन हो आपस में, तब देखिए क्या बनता है। सबसे पहले मेटल के बारे में पता होना चाहिए और नॉन मेटल के बारे में। ये होते हैं जो, इनको हम क्या बोलते हैं, डोनर। क्या बोलते हैं बच्चों, डोनर। और ये क्या होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन को। वेरी गुड, समझदार तो हो गए हो सबके सब। अब रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंसी। कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है देता है, इसलिए लेता देता है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर सके और वो कंप्लीटली तरीके से स्टेबल हो पाए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लास्ट जो सेल है बच्चों, क्या है, लास्ट सेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है इस दुनिया में, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, हर किसी को स्टेबल होना है, लाइक अ एलिमेंट, लाइक अ एटम। जो भी स्टेबल होना चाहते हैं वो अपना कुछ लेन देन करना ही चाहिए। किसी के पास ज्यादा है तो वो किसी को दे देगा, किसी के पास कम है तो वो किसी से ले लेगा। जितने भी एटम्स होंगे, मेटल के लॉस इलेक्ट्रॉन बता दिया मैंने, कैटायन कहलाएंगे, ठीक है, फॉर्म कैटायन। और जितने भी नॉन मेटल है वो लोगों को हम एनायन कहेंगे। ये लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कैटायन, और ये लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये एनायन कहलाएंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl बच्चों बना कैसे, सबसे पहले देखिए, था हमारे पास क्या, Na से जब हमारे पास Na को हमने तोड़ा तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, क्योंकि Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है बच्चों, सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो उसका मतलब हमें पहले, सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 आता है, यानी कि लास्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है, 2, 8, 1, तो बचा कितना, अब उसके पास 2, 8 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसे ही क्लोरीन की बात करेंगे तो उस क्लोरीन के पास 2, 8, 7 होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया इसके पास और इसको मिला और ये 2, 8, 8 हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया एक तरीके से। इसी तरीके से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, उसने अपना इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए Na के साथ प्लस लगा और Cl के साथ माइनस लगा, ये दोनों आपस में मिल गए तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि जब भी अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिखेगा तो पहला उसका वर्ड जो रहेगा वो मेटल रहेगा और जो दूसरा वर्ड रहेगा वो बच्चों क्या रहेगा, नॉन मेटल। ये हर जगह वैलिड है, इसको आप याद रख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो आपने 9th में पढ़ा था, बस इतना ही याद रखना है।
इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर को बढ़ाते हुए। उसके बाद हमने कहा कि अब तो हमें चलो मेटल वेटल सब समझ आ गया, अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड्स का मतलब जो क्या बनाए बच्चों, आयन बनाए। आयन का मतलब चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ बने तो उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर हो, क्या हो, ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है तो आयनिक कंपाउंड कहेगा। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड है। कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर देखिए। फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो ये देखने में हार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है और जनरली ब्रिटल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होगा, ये बात याद रखना। जैसे हमारा बीपी हाई होता है ना, गुस्सा आता है तो बीपी हाई हो जाता है। ऐसे ही अगर सॉलिबिलिटी की बात करेंगे कि किसमें घुल सकता है कि नहीं घुल सकता, तो पानी के अंदर तो इजीली घुल जाएगा, लेकिन इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, इन सब के अंदर नहीं घुलता। कंडक्टिविटी की बात करेंगे यानी कि कंडक्शन की बात करेंगे कि गुड कंडक्टर है कि नहीं है, तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे सारे के सारे नहीं होते। लेकिन पहले सुनिए बात ध्यान से, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म, बट इन सॉलिड स्टेट नहीं करेगा। आयनिक कंपाउंड मैक्सिमली जब भी हम आयनिक कंपाउंड का मोल्टन स्टेट बनाएंगे, मतलब लिक्विड बनाएंगे, तो वहां पे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सॉलिड के टाइम पे नहीं करेगा। तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इतना था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, मतलब हम मेटल को कहां से निकाल सकते हैं। कहां से निकालोगे, गलत नहीं समझना, पृथ्वी में से ही आएगा, बोले तो अपने अर्थ में से ही आएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले अकरेंस का मतलब होता है पाया जाना। मेटल्स कैसे पाया जाएगा और कहां पाया जाएगा, उस चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो सबसे पहले कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। जैसे मिनरल्स, हमने बात कर रहे हैं बच्चों अपने अर्थ के लिए, ठीक है, अपने अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, मतलब हम ब्रह्मांड में और किसी चीजों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि अर्थ पे ही मिल रहा है। एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचुरली पाया जाए, जिसको बनाया ना जाए, अर्थ में नेचुरली मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस सभी को हम बोलेंगे मिनरल्स। लेकिन ये टर्म तो समझ में आ गया मिनरल्स। अब उसके बाद आते हैं ओर्स के ऊपर। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। यानी कि हमने मिनरल्स तो ढूंढ लिया, लेकिन अब उस मिनरल्स के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है, उसी को और कहेंगे जिसकी परसेंटेज ज्यादा पाई जाए, ठीक है, पर्टिकुलर मेटल। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि और एक टर्म है जिसको हमने इस्तेमाल किया, एक एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल ये ले लो बच्चों कि हमने अर्थ का सरफेस लिया, यहाँ पे ऐसे गड्ढा करा, इस गड्ढे में हमने देखा कि कुछ ना कुछ पाया गया है बहुत सारा, तो यहाँ पे कुछ नेचुरली पाया जा रहा है, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। मिनरल्स बोला गया। लेकिन इसमें जो पाया गया वो क्या पाया गया बच्चों, गोल्ड, सोना पाया गया। अब गोल्ड पाया गया तो जिस चीज का पाया जाएगा जो चीज, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे क्या है, गोल्ड के ओर्स हैं, क्योंकि गोल्ड की परसेंटेज वहां पे ज्यादा है, ज्यादा सोना मिल रहा है उसमें। देखिए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को, समझाने के लिए हमने डायग्राम रखा इस तरीके से। सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को लिया जहां पे ज्यादा ओर पाया गया। तीन केसेस हो सकते हैं। पहला, मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, ऐसे हमने मेटल्स लिए जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर ले रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस कराया गया। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऐसे पानी भरा जाता है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, और उसके बाद हमें प्योर मेटल जो होगा वो हमारे स्टैंड पे जाके हमारे इलेक्ट्रोड्स पे जाके चिपक जाएगा और उसको हम निकाल लेंगे। पहला ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस देखिए, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल्स हमने लिए हैं
जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, उसमें दो ओर्स आते हैं, पहला कार्बोनेट ओर और दूसरा सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर में Zn CO3 होता है और ये लिमिटेड एयर में भी हो जाता है काम, ठीक है। प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस होता है? कैल्सिनेशन। अगर हमको कार्बोनेट ओर की एक्सट्रैक्शन करना है, कार्बोनेट ओर से हमें निकालना है, तो हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे वो कैल्सिनेशन होगा। लेकिन अगर हम सल्फाइड ओर की बात करेंगे तो उसको रोस्टिंग बोलेंगे। अब दोनों की दोनों प्रोसेस करने के बाद हमें मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे, और जैसे ही मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे हमें पता है उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया है। अब ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि अगर रिमूव करना है ऑक्सीजन को तो हमें रिडक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो रिडक्शन ऑफ मेटल कराया गया, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया, जो मिला वो हमें क्या मिला? प्योर मेटल मिला। उसके बाद लास्ट आता है जिसकी सबसे कम हो, सबसे कम वाले की बात करते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जिनका रिएक्टिविटी लो है तो उसमें सल्फाइड्स और आते हैं, डायरेक्ट आप उसकी रोस्टिंग करिए जैसे यहाँ पे किया था, और उसके बाद वहां से मेटल कर लीजिए और वहां से रिफाइन कर लीजिए, डायरेक्ट प्रोसेस होता है। तो ये था प्रोसेस कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने ओर्स को। इसके बारे में अगर हमें डीप नोट्स चाहिए तो ये डीप नोट्स है, ठीक है, कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, वो तो हमने चार्ट के हिसाब से बनाया था। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी दे रखा है कि कौन सा लो में आता है, कौन सा हाई में आता है, किसमें ज्यादा हम करते हैं। सबसे पहले जो हाई वाले हैं, ये वाले सारे के सारे क्या हैं? हाई हैं, यानी कि इनका जो रिएक्टिविटी सीरीज में नाम आएगा वो टॉप पे आएगा, टॉप रिएक्टिव है, ठीक है। इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करानी पड़ेगी। जो मिड वाले होते हैं उसके लिए हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा कार्बन का। उसके बाद लास्ट वाले में फाउंड इन नेटिव स्टेट, मतलब हमें सीधा सीधा भी मिल जाता है, जैसे गोल्ड वोल्ड में कोई मिक्सअप नहीं होता, डायरेक्ट मिल जाता है। देखिए द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। कह रहा है जितने भी नीचे होंगे वो सारे के सारे क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। अगर वो लीस्ट स्टेट में है यानी कि वो कभी किसी से जल्दी रिएक्टिव करेंगे नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो अकेले पाए जाएंगे। जब अकेले पाए जाएंगे तो हम उनको डायरेक्ट निकाल लेंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, पोटेशियम नहीं कर सकते तो टॉप पे है, ठीक है। फाउंड इन द फ्री स्टेट, कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ देयर सल्फाइड ओर। कह रहा है लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें या फिर हम कहाँ गया, कॉपर की बात करें या फिर हम सिल्वर की बात करें, तो वो लोग सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं या फिर ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं। तो उनको ऑक्साइड करने के लिए, मतलब उनको एक्सटेंड करने के लिए हमें प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा। मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी, जो सबसे टॉप पे है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा प्रोसेस लगा के। जो मिडिल वाले में पाए जाते हैं एक्टिविटी सीरीज में, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे मॉडरेट में आते हैं रिएक्टिविटी में। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड ओर में, सल्फाइड ओर में और कार्बोनेट ओर में। इन तीनों में से किसी के भी ओर में पाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सट्रैक्शन समझ में आया होगा, किन के लिए जरूरी है, किन के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है, किन के लिए नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए कि जो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं उसको आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आगे हम चैप्टर को बढ़ाएंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, सबसे पहले आता है गैंग। गैंग का मतलब होता है ores are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. यानी कि कभी भी हम किसी भी चीज का ओर ले रहे हैं उसमें जो एक्स्ट्रा मिलावट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इंप्योरिटीज जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, एक्सेट्रा, इन सब के सबको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा रोस्टिंग, जो अभी हमने पढ़ा था कि 3 प्रोसेस पढ़े थे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एयर, दिस प्रोसेस का रोस्टिंग। यानी कि हमने क्या लिया, अपने ओर्स को लिया, कौन से ओर को लिया? सल्फाइड ओर को लिया बच्चों, और उसके बाद उसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, और बहुत तगड़े तरीके से हीट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो ऑक्साइड रूप में बदल जाएगा, उसी को हम रोस्टिंग कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ZnS था, उसको हमने ऑक्सीजन दिया, मतलब लगा दिया आग, उसके अंदर जला दिया और बहुत ज्यादा हीट दिया, तो ZnO बन गया और SO2 बन गया। यानी कि देखो जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बना है, ऑक्साइड रूप में आ गया। रोस्टिंग का मतलब यही था। कैल्सिनेशन में देखिए, कैल्सिनेशन में भी हमें ऑक्साइड ही बनाना है, लेकिन इसमें सल्फाइड और था, इसमें कार्बोनेट और रहेगा। कार्बोनेट ores are changed into oxide by heating strongly in the limited air। अब कम हवा भी है अगर
तो भी हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्सिनेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ZnCO3 था, यानी कि कार्बोनेट का ओर था। इसमें देखो C है इसलिए कार्बोनेट ओर है। जिंक को ऑक्साइड में बना और कार्बन डाइऑक्साइड में बना। अगला प्रोसेस आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में सबसे पहले ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। क्या कर डालो बच्चों? मेटल ऑक्साइड आपके पास था, ये मेटल ऑक्साइड था। अब मुझे सिर्फ जिंक चाहिए तो मैं ऑक्सीजन इसका हटा दूं। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए जो मैं प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा उसी को रिडक्शन कहते हैं, जिसमें रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वो आता है एक रिड्यूसिंग एजेंट और इसका ऑक्सीजन छीन के लेके भाग जाता है। जैसे ZnO था, ये C आया, इसका ऑक्सीजन लिया और CO बन गया और Zn हमें प्योर रूप में मिल गया और हमारा मेटल जो था वो एक्सट्रैक्ट हो गया। इस तरीके की हम प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपको याद रखना है। रिफाइनिंग आता है। देखो रिफाइनिंग में भी हमें साफ सुथरा करना है, मेटल्स को रिफाइन करना है। मोस्ट वाइडली जो मेथड रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए बच्चों। इलेक्ट्रोड्स लगाने का तरीका मैंने बताया था। आपको एक बीकर लेना है, इसके अंदर आपको लिक्विड फिल करना है, उसके बाद आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगेंगे, एक ऐसे करके एक ऐसे करके, और यहाँ से कनेक्शन दिया जाएगा बिजली का। बोले तो किसका बिजली का दिया जाएगा? कनेक्शन बिजली, ठीक है। और ताकि अंदर जो आपका ओर्स है वो सब टूट सके। जैसे कि अरे ब्लू कलर से, जैसे कि एनोड, सबसे पहले एनोड। एनोड पे जितने भी इंप्योरिटीज कॉपर होंगे, इम्प्योर कॉपर होंगे, वो जाके चिपक जाएंगे। कैथोड पे जितने भी प्योर कॉपर रहेंगे वो जाके चिपक जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। जब भी हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जितने भी इम्प्योर मेटल होते हैं वो एनोड पे जाते चिपकते हैं, ठीक है। और इनटू द इलेक्ट्रोलाइट an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode पे डिपॉजिट हो जाएगा। this insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called anode mud। और उसके बाद जाके एनोड नीचे इम्प्योरिटीज जितना भी है सब कुछ नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, तो कीचड़ की तरह इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए हम इसको एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड मड बोलते हैं। तो इस तरीके से रिफाइनिंग की जा सकती है। आगे बात करते हैं कोरोजन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? कोरोजन। कोरोजन आप लोगों ने बहुत बार सुना है, कोरोजन कोरोजन कोरोजन, कोरोड हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे होता है। सरफेस ऑफ द सब मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पे खराबी होने लग जाती है। जब भी उसको हम मॉइस्चर वाले जगह पे रखते हैं, हवा वाले जगह पे रखते हैं, लंबे टाइम तक रखते हैं, तो वो खराब हो जाता है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला है आपका बच्चों सिल्वर। क्या है बच्चों? सिल्वर। सिल्वर की अगर मैं बात करूंगा, सिल्वर जो है धीरे धीरे आने वाले समय तक ये ब्लैक कलर का हो जाता है। जब भी हम इसको हवा में रख देते हैं, रिएक्ट करता है हवा के साथ और कोटिंग चढ़ा लेता है अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड का, जो ब्लैक कलर की होती है। इसीलिए सिल्वर को ज्यादा टाइम तक अगर रखोगे आप चांदी को, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। कॉपर की बात करते हैं अपना। कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से जो हवा में है, और गेन अ ग्रीन कोट ऑफ द कॉपर कार्बोनेट, और उसके बाद उस पर ग्रीन कलर का ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ये देखो आप दिखेगा ब्लू ग्रीन टाइप, ठीक है। उसके बाद आयरन की बात करते हैं। आयरन तो रस्टिंग होता है, जानते हो, उसमें ब्लू कह रहा हूँ, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो क्या बोला? व्हेन एक्सपोज मॉइस्ट एयर एक्यूरेट कोटिंग ब्राउन फ्लैग सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। और जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रस्ट बोलते हैं, जो उस पर जंग लग जाना। तो इस तरीके से खराब हो सकते हैं हमारे मेटल। अब खराब हो रहे हैं तो उनको बचाने के लिए भी सीखना पड़ेगा हमको। तो हमने कहा प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, कैसे हम बचाएंगे? देखो बचाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम आराम से बचा सकते हैं। वही मेथड देखने हमें, वही हमें पेपर में लिखना है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, अगर मतलब हमें लोहे को बचाना है कि वो रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, तो उसके पेंट कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजिंग कर दीजिए, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग कर दीजिए, एनोडाइजिंग कर दीजिए और मेकिंग अलॉय बना दीजिए। ये सब मेथड्स होते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब देखो, ये एक ऐसा मेथड होता है जो प्रोटेक्ट किया जाता है स्टील को और आयरन को ताकि रस्ट ना हो, बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी कि आयरन लिया हमने, ठीक है, कहाँ गया, स्टील लिया या फिर आयरन लिया, इसके ऊपर हम एक जिंक की कोट फैला देते हैं, जिंक की कोट चिपका देते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से फिर रस्टिंग नहीं हो पाता। एलॉय की बात करते हैं तो एलॉय में हमने क्या कहा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी कि
या तो हमने दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिला के कुछ नया बना दिया, या तो एक मेटल लिया और एक नॉन मेटल लिया, उससे कुछ नया बना दिया। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए कि किस तरीके से हम इसको एलॉय बना सकते हैं। आयरन का एलॉय कैसे होता है? मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, हमने आयरन के अंदर थोड़ा सा कार्बन मिला दिया और उसको हार्ड और स्ट्रांग बना दिया, इससे खराब नहीं होगा। स्टील में देखो क्या करा, आयरन लिया और निकल लिया और क्रोमियम लिया, इन्हें आपस में मिला दिया तो हमारा स्टील का अलॉय बन गया। ब्रास के लिए देखो हमने क्या लिया, कॉपर लिया और जिंक लिया, ब्रास के लिए बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमने एमेल्गम की बात करी तो इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर मान के चलिए कोई भी एक मेटल आपने मरकरी लिया, मरकरी के साथ कुछ भी लिया है तो वह एमेल्गम कहलाएगा। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ब्रोंज की बात करें, जो ब्रोंज मिलता है ना, बोलते हैं ना, तो ब्रोंज में आपका कॉपर हो गया और टिन हो गया, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सोल्डर की बात आते हैं तो उसमें लेड और टिन मिला दिया जाए। तो इस तरीके से हम एलॉय बना सकते हैं। एलॉय बनाने के ये तरीके होते हैं। मेरे हिसाब से तो आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल तो सब्सक्राइब करते चले जाओ। हमारे 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत जल्द आप लोगों की वजह से 1 लाख भी सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कोई भी पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़िए और जर्नी आगे बढ़ाइए। आप सभी को आपके 10th क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक।